आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान विषय के पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक एकविध व बहुविध चिंतन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा था अधिगम कि अधिगम से हमारा क्या मतलब है, अधिगम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है व अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन किया जा सकता है। आज की वीडियो में जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ना केवल आपको डीएलएड के एग्जाम में हेल्प करेगा बल्कि ये टॉपिक सीटेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। एकविध व बहुविध चिंतन, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि चिंतन से हमारा क्या मतलब है। गाइस, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में हर दम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो चिंतन है? नहीं, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी समस्या से शुरू होती है। हमारे जीवन में कई तरीके की समस्या आती रहती हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम उसको हल करने के लिए अलग अलग विचारों को सोचने लग जाते हैं। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नए नए तरीकों को सोच रहे हैं वो चिंतन कहलाती है। आइए देखते हैं। चिंतन से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम किसी समस्या के समाधान के लिए विचार करते हैं। चिंतन समस्या के समाधान हेतु अपने अपने ढंग से किया गया मानसिक चित्रण है। हम ये कह सकते हैं कि चिंतन एक प्रकार का मानसिक चित्रण है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या होती है। तो हर व्यक्ति अपनी समस्या के लिए अलग अलग विचारों को सोचता है जिससे कि वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चिंतन से हमारा क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, एकविध चिंतन। एकविध चिंतन को हम अभिसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं व बहुविध चिंतन को हम अपसारी चिंतन के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में आपको इनके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे तो इसलिए आप इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखें। एकविध चिंतन जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एकविध चिंतन जैसे कि नाम से ही पता है, एक यानी कि ऐसा चिंतन जिसमें विद्यार्थी अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक पहलू तक सीमित होता है, वो केवल एक दिशा में सोचता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के प्रश्न देखते हैं तो उसमें से एक आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों के सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से उन्हें किसी एक को चूज करके टिक करना होता है। तो इसमें बच्चे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसने जो याद करा था, जो पढ़ा था, उसे पता है कि इसका ये आंसर है, वो सीधा उसे टिक कर देगा। उसने वो उस क्वेश्चन के एक पॉइंट तक सीमित था, उसका हल वहीं पर समाप्त हो गया। उसने कुछ नया नहीं सोचा कि मैं इसे कुछ अलग तरीके से कर सकता है, नहीं, क्योंकि उसका आंसर एक ही होगा, वो उसे अलग तरीके से नहीं लिख सकता, उसे बस उसमें से एक चूज करना है। तो आइए देखते हैं। एकविध चिंतन से अभिप्राय एक ऐसे चिंतन से है जिसमें विद्यार्थी किसी समस्या समाधान के विशेष तथ्यों तक ही सीमित होता है। इसमें विद्यार्थी केवल एक दिशा में सोचता है। इस प्रकार के चिंतन में मौलिकता, सृजनात्मकता, अन्वेषण आदि नहीं होता। ये समस्या के एक ही समाधान पर सीमित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकविध चिंतन में विद्यार्थी केवल एक दिशा में सोचता है, इसमें कोई सृजनात्मकता या रचनात्मकता नहीं थी कि उसने कुछ नया क्रिएट करा, कुछ नया सोचा, कुछ नए विचारों को प्रकट करा, नहीं, वो केवल किसी भी समस्या के समाधान के एक हल तक सीमित था, उसने कुछ नया खोजा नहीं, अन्वेषण नहीं किया। तो इसे हम एकविध चिंतन कहते हैं जिसमें बच्चे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, कोई नए विचारों का सृजन नहीं होता, बस किसी भी समस्या के एक ही पहलू तक सीमित होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुविध चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। बहुविध यानी कि बहुत सारी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सोचना, एक दिशा तक सीमित ना रहना। इसमें क्या होता है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप भी जो एग्जाम देंगे उसमें भी आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो इसमें विद्यार्थी के सामने अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो हर विद्यार्थी अपने अपने तरीके से उसका उत्तर लिखेगा। हर विद्यार्थी के विचार अलग होंगे, उसमें सृजनात्मकता होगी, रचनात्मकता होगी, नए नए विचारों का सृजन होगा। वो केवल एक ही हल तक सीमित नहीं होंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर और कितने अलग तरीकों से लिख सकता हूँ। इसमें विद्यार्थी खोज करेगा, अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजरेगा।
बहुविध चिंतन एकविध चिंतन का विपरीत रूप है। मतलब बहुविध चिंतन एकविध चिंतन का बिल्कुल उल्टा रूप है, क्योंकि एकविध चिंतन में विद्यार्थी किसी भी समस्या के केवल एक ही समाधान तक सीमित था, लेकिन यहाँ बच्चे के सामने अवसर है कि वो खोज करेगा, किसी भी समस्या के नए नए तरीकों को ढूंढेगा। इस प्रकार के चिंतन में किसी समस्या के जितने भी संभावित समाधान हो उसकी खोज की जाती है। मैं आपको बता चुकी हूँ। इस चिंतन का रूप विस्तृत होता है, ये सीमित नहीं है, विस्तृत है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें जहां तक संभव हो वहां तक नए विचारों को खोजता है और नए नए समाधानों की ओर आगे बढ़ता है। ये एक प्रकार का मुक्त चिंतन है। इस प्रकार के चिंतन में रचनात्मकता, सृजनात्मकता और मौलिकता होती है। बालकों में सृजनात्मकता के विकास में एकविध चिंतन के बजाय बहुविध चिंतन प्रमुख भूमिका निभाता है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एकविध चिंतन में हमें सृजनात्मकता देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुविध चिंतन में सृजनात्मकता होती है, क्योंकि विद्यार्थी नए विचारों का सृजन करता है। हर विद्यार्थी अपने अपने विचारों को प्रकट करता है और ये अच्छा चिंतन है विद्यार्थियों के लिए। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है कि वो नए नए विचारों को प्रकट करें, नई नई चीजों को खोजे। ये क्वेश्चन काफी आता है कि एकविध चिंतन बच्चों के लिए अच्छा है या बहुविध चिंतन बच्चों के लिए अच्छा है। तो हमेशा हम बहुविध चिंतन को बच्चों के लिए अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को खोज करने का अवसर मिलता है। उनकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रूप से इसमें शामिल होती हैं। वो किसी भी समस्या के अलग अलग समाधानों को खोजते हैं और फिर उसका उत्तर लिखते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता का भी विकास होता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है और बच्चे के सर्वांगीण विकास करने में भी मदद मिलती है और बच्चे के अधिगम को भी विस्तार मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन का क्या मतलब है और बहुविध चिंतन एकविध चिंतन से कैसे अच्छा है या बेहतर है। आगे बढ़ते हैं कि बहुविध चिंतन को पोषित करने के तरीके। बहुविध चिंतन अच्छा है तो हम बच्चों में बहुविध चिंतन का विकास कैसे कर सकते हैं? तो हम इसके लिए कई तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, उचित अवसर व सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। हमें कक्ष में ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए बच्चों को कि वो अपनी बात को प्रकट करने में झिझक महसूस ना करें। उन्हें पर्याप्त अवसर मिले कि वो अपनी बात को अध्यापक के सामने कह सके, क्योंकि अगर बच्चे अपनी बातों को अध्यापक के सामने कह सकेंगे तो इससे उनके चिंतन को विकसित करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। उत्तर देने की स्वतंत्रता। कक्ष में बच्चों को हमेशा हमें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो उत्तर दे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कक्ष में ही होता है, अध्यापक कुछ भी बोल रहा है तो बस विद्यार्थी उसे सुनेंगे, बोलने का बहुत कम मौका दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को बोलने का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थी जितना अपनी बात को अध्यापक के सामने रख सकेंगे उतना ही उनके चिंतन को विकसित करने में सहायता मिलेगी। थर्ड पॉइंट, विद्यार्थियों में झिझक और डर को दूर करना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि विद्यार्थियों के अंदर डर या झिझक नहीं होनी चाहिए अपनी बात को प्रकट करने में। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि विद्यार्थी बिना डरे अध्यापक के सामने अपनी बात को रख पाए, अपने विचारों को प्रकट कर पाए, ताकि उनके चिंतन को विकसित करने में सहायता मिले। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिकता व लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। हमें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी एक चीज में फिक्स हो जाना है कि आज अगर हमें बच्चों को फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाना है तो यही पढ़ाना है। हमें बच्चों की रुचि, उनके इच्छाओं को जानते हुए लचीलेपन को फॉलो करना चाहिए, लचीलेपन को प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम आज अगर हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो हम आज कोई एक्टिविटी कर लेते हैं या कुछ भी। इससे बच्चों में क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगी अधिगम के प्रति और उनके चिंतन को भी विस्तार मिलेगा और उनके अधिगम का विस्तार होगा। आगे देखते हैं, आदर्श प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श प्रस्तुत करना। अध्यापक को खुद एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अपना विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। जैसा वो अध्यापक को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे, वैसा ही वो करेंगे। अध्यापक को एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे भी वैसे बन सके। नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क उद्वेलन, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण, ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है
जिसमें विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या होती है और विद्यार्थी उस समस्या के अलग अलग समाधानों को सोचने के लिए तैयार हो जाता है, या एक तरह से वो उसके अलग अलग समाधानों को खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है जिससे विद्यार्थी नए नए विचारों को सोचता है और उसके चिंतन को विस्तार मिलता है। खेल विधि का उपयोग, नेक्स्ट पॉइंट है खेल विधि का उपयोग। खेल विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है क्योंकि बच्चे खेल में बहुत ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, उन्हें मजा आता है और वो खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। तो खेल विधि का उपयोग करके भी हम बच्चों के चिंतन को पोषित कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि हम बच्चों में बहुविध चिंतन को कैसे पोषित कर सकते हैं और एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन का क्या मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपसारी व अभिसारी चिंतन में अंतर। अब आपने जाना कि अभिसारी व अपसारी चिंतन क्या होता है, बच्चों के अंदर हम बहुविध चिंतन को कैसे विकसित कर सकते हैं, एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन में से कौन सा बेहतर है। अब हम देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। पहला पॉइंट है, अभिसारी चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न अनुभवों के आधार पर एक समाधान पर पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकविध चिंतन में विद्यार्थी किसी भी समस्या के समाधान के एक हल तक सीमित होता है, वो कुछ नया नहीं सोचता, नए तरीके से अपने उत्तर को नहीं लिख रहा है, वो किसी एक हल तक सीमित है, बस वहीं तक उसका काम खत्म हो गया, आगे उसने कुछ नया नहीं सोचा। लेकिन बहुविध चिंतन या अपसारी चिंतन में व्यक्ति समस्या के संभावित समाधानों की खोज करता है। लेकिन बहुविध चिंतन में क्या होता है कि विद्यार्थी किसी भी समस्या के लिए जहां तक वो खोज कर सकता है कि इसको मैं किस तरीके से और अच्छा लिख सकता हूँ, इसका और क्या समाधान हो सकता है, वो वहां तक उसकी खोज करता है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको निगमनात्मक व अभिसारी चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। जो अभिसारी चिंतन है, एकविध चिंतन, इसे हम निगमनात्मक व अभिसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं। निगमनात्मक से क्या मतलब है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आगमन व निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि विद्यार्थियों के सामने पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरणों की सहायता से उसे मेन टॉपिक तक ले जाया जाता है। लेकिन निगमनात्मक विधि में क्या होता है कि बच्चों को पहले ही टॉपिक बता दिया जाता है और फिर बाद में उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, यह एक प्रकार का बंद चिंतन है, इसमें बालक केवल एक दिशा में सोचता है। एकविध चिंतन एक प्रकार का बंद चिंतन है क्योंकि इसमें वो बंद है एक तरह से कि उसके सामने 4 ऑप्शन है, उसे उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, बस उसका जो चिंतन है वो यहीं तक सीमित रह गया। लेकिन बहुविध चिंतन या अपसारी चिंतन एक प्रकार का मुक्त चिंतन है, इसमें विद्यार्थी मुक्त है कि वो और नए विचारों को सोच सकता है, उनका सृजन कर सकता है और अपने तरीके से लिख सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एकविध चिंतन में मौलिकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता नहीं होती क्योंकि वो केवल एक दिशा में ही सोच रहा है, एक ही समाधान तक सीमित है, तो उसने कुछ नया तो सोचा नहीं, कुछ नया सृजन नहीं करा, तो इसलिए एकविध चिंतन में मौलिकता और रचनात्मकता देखने को नहीं मिलती। लेकिन बहुविध चिंतन या अपसारी चिंतन में रचनात्मकता, मौलिकता व सृजनात्मकता होती है क्योंकि इसमें विद्यार्थी किसी समस्या के समाधान के लिए जहां तक संभव हो वहां तक खोज करता है, नए विचारों का सृजन करता है और उनकी रचना करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इसमें समस्या समाधान सीमित होता है। वही बात है कि उसने किसी भी समस्या का हल करने के लिए एक ही पॉइंट तक सीमित है, इसलिए किसी समस्या का समाधान एकविध चिंतन में सीमित होता है। लेकिन बहुविध चिंतन में समस्या का समाधान सीमित नहीं होता, विद्यार्थी जहां तक संभव हो नए नए विचारों की, नए नए समाधानों की खोज करता है। एंड लास्ट पॉइंट, इसमें किसी समस्या के समाधान के लिए खोज पर बल नहीं दिया जाता कि एकविध चिंतन या अभिसारी चिंतन में खोज पर बल नहीं दिया जाता। विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए कोई खोज नहीं करता, वो एक ही समाधान तक सीमित रहता है। लेकिन बहुविध चिंतन में विद्यार्थी जहां तक
पॉसिबल है, संभव है, अलग अलग विचारों की खोज करता है और बहुविध चिंतन में अन्वेषण पर जोर दिया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पर और आप सभी वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच।